दोपहर का वक्त था जब उनकी इकलौती बेटी ने अम्मी अब्बू के कमरे में अचानक झांका तो बेटी के पांव तले जमीन निकल गई। बच्चे इस कहानी से दूर रहे। आज का दिन मेरे लिए खुशियों का था। खुशी से मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। अब्बू ने मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। बचपन से मुझे पढ़ाई का शौक था, मगर अब्बू मेरी जल्दी शादी करना चाहते थे। खैर, अम्मी की मिन्नत समाजत करने पर वो मान गए थे। कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था। स्कूल की निस्बत यहाँ लड़कियां ज्यादा थी। मैंने महसूस किया कि लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखती थी। मैं बचपन से ही खूबसूरत थी। मेरी माँ और खाला की खूबसूरती भी पूरे खानदान में मशहूर थी, और शायद इसी वजह से अब्बू मुझे अकेले नहीं भेजना चाहते थे। खैर, उन्होंने मेरे आने जाने के लिए एक रिक्शा लगवा दिया। रिक्शे वाले अंकल अब्बू के जानने वाले थे, बड़ी उम्र के आदमी थे, सो घर वाली ही बात थी। पहला दिन तो ठीक रहा। मुझे उन्होंने वक्त पर कॉलेज छोड़ा और वक्त पर लेने भी आ गए। मैं भी मुतमईन हो गई कि अंकल थे भी अब्बू की उम्र के। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल ने मुझे बताए बगैर ही रिक्शा एक अनजाने रास्ते पर डाल दिया। रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता था। जब रास्ता काफी ज्यादा हो गया तो मेरे दिल में शक सा आ गया। मैंने अंकल को रोकना चाहा, मगर शायद रिक्शे के शोर की वजह से वो मेरी आवाज सुन नहीं पाए। इस बात ने तो मुझे और भी खौफजदा कर दिया। मैं अनजाने खौफ के मारे पसीने में भीग गई। कभी तो मैं रिक्शे से उतरने का सोचती, मगर फिर ख्याल आता कि चलते रिक्शे से छलांग लगाना बहुत बड़ी हमाकत होगी। खुदा न खास्ता माजूरी हो गई तो क्या करूंगी। थोड़ी देर बाद अंकल ने रिक्शा एक घर के आगे रोक दिया। मेरे तो दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। आने वाले वक्त के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। सोच रही थी कि अगर कुछ हुआ तो ये करूंगी, वो करूंगी। हालांकि मैं जानती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो अभी अभी स्कूल से फारिग होकर कॉलेज में आई थी। खैर, अंकल ने रिक्शे से उतरकर दरवाजे की घंटी बजाई। चंद ही लम्हों के बाद दरवाजा खुला। एक जवान लड़की एक अधीर उम्र औरत के साथ बाहर आई। औरत ने अंकल से कुछ न कहा, खामोशी से बात किए बिना दरवाजे से अंदर चली गई, जबकि लड़की आकर रिक्शे में बैठ गई। मैंने सुकून का सांस लिया, वरना मारे खौफ के मेरा बुरा हाल था। लड़की रिक्शे में आकर बैठी तो मुझे कुछ सहारा हुआ। उसने निकाब पहन रखा था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो बड़ी बड़ी और काले रंग की थी। उसकी सफेद उंगलियां, उसकी खूबसूरती दिल ही दिल में मुझे हसद में मुब्तला कर रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने उसकी तरफ 2-3 बार देखा, मगर वो मेरी तरफ ना मुड़ी। खैर, मैं भी अना के मारे चुप रही। उससे बात करना मुनासिब ना समझा। जब वही बात नहीं करना चाहती थी तो मैं क्यों करती। रास्ते भर हम खामोश रहे, कोई बात नहीं की। घर आकर मैं काम करने लग गई और फिर उसे भूल गई। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए रिक्शे में बैठी तो मुझे रिक्शे में बातों की आवाज आई। पास पहुंची तो वो कल वाली लड़की और अंकल बातें कर रहे थे। मेरे आने पर वो दोनों चुप हो गए। उनकी ये बात मुझे कुछ मशकूक भी लगी और कुछ अजीब भी लगा, मगर मैं चुप रही क्योंकि ये उनका आपस का मामला था। आज भी सारा रास्ता उस लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने कॉलेज में एक नई सहेली बना ली थी। मैंने उसे इस लड़की का जिक्र किया तो उसने मुझसे कहा कि ये कोई खतरे वाली बात भी तो हो सकती है। आजकल अगवा करने वाले लोग भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, मगर ना जाने क्यों मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ। अगर उन्होंने कुछ ऐसे ही करना होता तो मेरे अब्बू भी जमाने शनास इंसान थे, वो भला क्यों इन पर भरोसा करते। दूसरे ये कि अगर कुछ ऐसी बात होती तो आज तक मुझे उसका पता क्यों ना चलता। खैर, मैंने लड़की की बात को दिमाग से झटक दिया, मगर कुछ हैरत हुई जब वापसी पर भी मुझे वो रिक्शे में बैठी ही मिली। और फिर ये सिलसिला जारी ही रहा। मैं सुबह आती तो वो रिक्शे में बैठी ही रहती, और जब शाम को छुट्टी के वक्त अंकल मुझे वापस लेने आते तब भी वो रिक्शे में बैठी होती, यहाँ तक कि मेरा घर आ जाता और अंकल मुझे घर के बाहर उतार देते। वो रिक्शे में ही बैठी रहती। अब तो मुझे उसमें दिलचस्पी सी हो गई थी। वो रोज एक ही तरह के निकाब में होते, कोई बात ना करती और ऊपर घूरती रहती थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी, बल्कि शायद यूं कह ले कि बात करना चाहती थी, क्योंकि सारा रास्ता मैं बोर होती थी। अगले दिन मैंने उससे बात करने की सोच ही ली। मैंने हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछा। थोड़ी देर वो मुझे खामोशी से देखती रही और फिर धीरे से बोली, जी मेरा नाम अस्मा है। इतना कहकर वो खामोश होगी। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मुझसे पूछेगी कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। मैंने उससे कुछ ना पूछा तो मुझे भी ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं लगा। आने वाले चंद दिनों में हमारी कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता अब ये हुआ था कि मैं उसे मुस्कुराकर देखती तो वो भी मेरी तरफ मुस्कुराकर देखती। अब मुझे लगने लगा था कि वो मुझसे बात करना चाहती है, मगर डरी सहमी रहती है, इसलिए वो मुझसे कुछ कह नहीं पाती। अक्सर उसकी आंखों में सवाल होते या इल्तिजा होती, मगर फिर कुछ सोच कर वो चुप हो जाती। लफ्ज उसके हलक में अटक जाते
चाहते। शायद वो बात करना चाहती थी मगर कर नहीं पाती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल को किसी ने फोन किया। फोन सुनते ही उन्होंने रिक्शा रोका और साइड पर लगाया। रिक्शे से बाहर निकलकर वो मुझे मुखातिब होकर बोले, बेटा मुझे जरूरी काम पड़ गया है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं बैठे रहना, मसरूफ जगह है, कहीं इधर उधर मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं जी अच्छा कहकर बैठ गई और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि आज अस्मा से बात करने का मौका मिलेगा। जब अंकल के जाने का यकीन हो गया तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और कहा, आप कहाँ से आती हैं? मुझे आपको यहाँ देखते हुए काफी दिन हो गए हैं। मैं अकेली रास्ते भर में बोर होती हूँ, आपसे बात करने का दिल चाहता है मगर आप जवाब नहीं देती। तो मैं भी चुप हो गई थी। मैंने एक ही सांस में सारी बात कह डाली क्योंकि आज मुझे इससे लाजमन बात करनी थी। ये सुनना था कि अस्मा की मुस्कुराहट भी लौट आई। हालांकि वो हैरान परेशान बैठी थी। इतने दिन रिक्शे में साथ आने जाने की वजह से हमें वाकफियत पैदा हो गई थी। उसने इधर उधर देखा और फिर बोली, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ मगर कोई बहन नहीं है, मगर बस अब्बा की वजह से चुप रहती हूँ। उसके मुंह से अब्बा का लफ्ज सुनकर मैं समझ गई कि वो रिक्शे वाले अंकल की बेटी है। फिर अस्मा ने इधर उधर देखा और बोली, अगर अब्बा आते दिखाई दे तो मुझे बता देना ताकि मैं आपसे बात करना बंद कर दूं। अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी से भी बात करूं। हाँ, अलबत्ता आपको वो अच्छा समझते हैं, इसलिए मुझे भी आप अच्छी लगती हो। मेरा दिल करता है कि आपसे मेरी दोस्ती हो जाए। अगर मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो शायद और भी अच्छा हो जाए। आप मुझे समझ जाएंगी और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा तो मैंने खुश दिली से कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। आखिर सुबह शाम तुम रिक्शे में क्यों बैठी रहती हो? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। खैर, फिर उसने बताना शुरू किया, मेरे अबू रिटायर्ड फौजी हैं। हमारा ताल्लुक एक गरीब खानदान से ही था। अगरचे अबू किसी आला ओहदे पर नहीं थे मगर फिर भी हमारे घर के हालात बखूबी चल रहे थे। अबू ने हमें लाड प्यार से पाला था। अबू जैसे आज आपको दिख रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत खुश इखलाक हंसमुख थे। कभी उन्होंने किसी से मिलने से हमें नहीं रोका। अबू के अपने भी ढेरों दोस्त थे जो उनके छुट्टियां आने पर उनसे मिलने आया करते थे। अंकल असलम का मिजाज तो बिल्कुल अबू के जैसे था। उम्र में वो थोड़े अबू से कम थे मगर रख रखाव, बातचीत और हंसी मजाक बिल्कुल उन्हीं की तरह करते थे। इसलिए वो भी अबू को भाइयों की तरह चाहते थे। अबू का रिश्ता भी उनके साथ काफी मजबूत था। उनका हमारे घर काफी आना जाना था। और फिर अबू ने उनकी शराफत को देखते हुए अपनी बहन की मंगनी भी उनसे कर दी थी। दादा दादी की वफात के बाद अबू ही मेरी फूफियों की हिफाजत के जिम्मेदार थे। बाकी फूफो तो ब्याह ही जा चुकी है मगर एक फूफो थी जो रह गई थी। सो अबू ने उनका रिश्ता असलम के साथ कर दिया। असलम अंकल शादी के लिए एक बेहतरीन जोड़ थे। इस रिश्तेदारी के बाद वो हमारे घर के फर्द जैसे हो गए। अबू ना होते तो वो हमारा ख्याल रखते, दूध पानी वगैरह रोज वक्त पर ही दे जाते थे। एक बार जब मुल्क में जंगी हालात जोरों पर थी तो अबू को 6 महीने मुसलसल छुट्टी नहीं मिली। उस दौरान अंकल ने हमारा बहुत ख्याल रखा था। फुफ्फो से शादी के बाद भी उनकी तवज्जो हम पर से कम ना हुई थी। वैसे भी हमारी फुफ्फो काफी कम गो थी। उनको बाहर आना जाना पसंद नहीं था। लोगों से घुलती मिलती भी कम ही थी। जबकि अंकल काफी हंसमुख थे। वो अक्सर हमें बाहर घुमाने ले जाया करते। हम भी अम्मी के साथ खुशी खुशी जाते। वो वापसी पर हमें आइसक्रीम भी खिलाते थे। मुझे और अली दोनों को ही अंकल बहुत अच्छे लगते थे। शुरू में तो हम ना समझ थे, हमें कुछ समझ में ना आया था मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंकल को और अम्मी का यूं हंसकर बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर कभी कभी अम्मी के होते हुए अंकल अब्बू का मजाक उड़ाते। उनका अपना कारोबार था। वो अक्सर मेरे अब्बू का मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन तो हद ही होगी, ईशा के बाद वो हमारे घर आए तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपर थे। उनके चेहरे पर शुमाल से जुनूब तक मुस्कुराहट फैली हुई थी। अपनी हंसी दुबाते हुए वो अम्मी से कहने लगे, पता है भाभी, आज मैंने कसाई से फौजी खोपड़ी मांगी तो उसने क्या दिया, बकरे की सिरी, वो भी बिना दिमाग के। उन्होंने आंख मार कर अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी भी हंसने लगी। मुझे अम्मी की ये बात बहुत बुरी लगी। हमारे अबू हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे और अम्मी थी कि एक गैर शख्स के साथ मिलकर अबू के पेशे और उनका मजाक उड़ा रही थी। मैं नागवारी से अंकल को देखने लगी। जी चाहा कि उनके मुंह पर थूक दूं मगर अम्मी की वजह से चुप रही। उस दिन के बाद से तो मुझे अंकल से चिढ़ हो गई। यूं मैं भी 8वीं जमात में आ चुकी थी। अली तो अभी 3री जमात में था। उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी। मैं अंकल की बातें समझने लगी थी। इस बात को अम्मी ने भी महसूस कर लिया। उन्होंने सख्ती से मुझे
मुझे मना कर दिया कि जब अंकल घर में आए तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी ना आऊं। मुझे भी अब अंकल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी उनसे बातचीत करना छोड़ दी। अंकल ने इस बात की कोई परवाह ना की और बदस्तूर आते रहे। हालांकि वो हम बच्चों के लिए आते थे, मगर अब हम बच्चे अपने कमरे में ही रहते। मेरा भाई मेरी ही बात मानता था। वो मेरे साथ कमरे में ही बंद रहता। हमने मुख्तलिफ किस्म की किताबें अपने कमरे में रखी थी। हम अक्सर अपने कमरे को सजाते भी रहते थे। सो अब हम अंकल के साथ बाहर घूमने फिरने के बजाय कमरे में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। अम्मी भी हमसे लापरवाह हो गई। स्कूल से आने के बाद हम दोनों कमरे में बंद रहते। अंकल अक्सर घर आ जाते और अम्मी और वो बातें करते रहते। मैं बचपन से ही समझदार थी। मैं अली का ख्याल रखती और हम मिलजुल कर रहते। हम सोते भी अलग कमरे में ही थे। अब मुझे आदत हो गई थी, मगर उस दिन जोरों की बारिश थी। मुझे और अली को बहुत डर लग रहा था। अली को तो कहानी सुनाते सुनाते मैंने सुला दिया, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। यूं लगता था कि छत हवा से उड़ जाएगी। कभी कभी मैं उठकर बाहर देखती और फिर आंखें बंद कर लेती। वो रात बहुत खौफनाक थी। जब मेरा डर खत्म ना हुआ तो मैंने अम्मी के कमरे में जाने का सोचा। अली मेरे साथ ही सो रहा था। मैंने सोचा अम्मी को बुलाकर इसी कमरे में ले आऊंगी, क्योंकि अली नींद से जाग गया तो फिर वो मुश्किल से ही सोएगा। ये सोचकर मैं उठी, दरवाजा खोला और अम्मी के कमरे की तरफ आ गई। अम्मी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर भी अंधेरा था। मैं अम्मी को पुकार रही थी, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। इतने में जोर की बिजली कड़की। लम्हे को मंजर रोशन हो गया। सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने अम्मी के कमरे में अंकल को देख लिया। मैंने जो कुछ देखा वो तफसील से बता नहीं सकती। अभी मैं अम्मी की खिड़की से लगकर खड़ी थी कि मेरे भाई की चीख की आवाज सुनाई दी। मैं अम्मी की खिड़की छोड़कर भाई की तरफ भागी। मेरे आने के बाद शायद अली भी जाग गया था। मैंने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। हवा की वजह से वो जाग गया होगा और कमरे से बाहर आने की कोशिश की होगी तो दरवाजे के साथ बनी सीढ़ियों से फिसल गया होगा। इन सीढ़ियों से हम अक्सर नहीं आते जाते थे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी। एक दो बार अली वहां से गिर भी चुका था और शायद बारिश में भी फिसलन की वजह से आज भी अंधेरे में सीढ़ियों से गिर गया था। मैंने वापस कमरे में आकर देखा, बिजली भी जा चुकी थी। अली कमरे में नहीं था। मैंने जल्दी से जाकर अम्मी का दरवाजा बचाया। अम्मी ने दरवाजा ना खोला। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, मगर अम्मी ने दरवाजा खोलने में देर कर दी। दरवाजा खोलकर उन्होंने गुस्से से मुझे देखा। मैंने उन्हें बता दिया कि अली सीढ़ियों से गिर चुका है। इतने में मेरे भाई की सिसकियां दम तोड़ चुकी थी। हम उसके पास गए तो वो ठंडा पड़ चुका था। अम्मी के पीछे पीछे अंकल भी आ गए, जो यकीनन अम्मी के कमरे से ही निकले थे। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में ना आया, मगर भाई के शौक से निकलने के बाद जो कुछ मेरे जहन में आया, जो कुछ मैंने देखा था, मैंने हूबहू अबू को बता दिया। अबू ये सुनकर दंग रह गए। फिर बोले, बेटा ऐसी बातें नहीं करते आप। अपनी अम्मी के बारे में ऐसा मत सोचा करो। अबू ने मुझे कह तो दिया था, मगर उनके चेहरे पर फिक्र के गहरे असरात थे। उस दिन के बाद से वो अक्सर घर रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं और अब शायद उन्हें 6 महीने छुट्टी ना मिले। अम्मी ने जल्दी जल्दी पैकिंग की और वो घर से निकल गए। तकरीबन घंटे के बाद ही अंकल हमारे घर आ गए। वो और अम्मी बैठे बातें कर रहे थे। मैं हैरान थी कि अम्मी अली के गम से कितनी जल्दी बाहर निकल आई हैं, जबकि मैं अभी तक रोती रहती थी। मुझे कमरे में उसकी किताबें देखकर रोना आता था। उसकी याद आती तो अक्सर अम्मी के पास आती, मगर अम्मी या तो मोबाइल पर लगी होती थी या फिर अंकल आ जाते और वो दोनों बातें करने बैठ जाते। ऐसे में तन्हाई का शिकार हो गई। रह रहकर अली की याद आती थी। उस दिन अबू के जाने के बाद अंकल और अम्मी बातें कर रहे थे कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी तो कह के लगाने में मसरूफ थी। मैं दबे कदमों गई और दरवाजा खोल दिया। सामने अबू खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो दबे कदमों अंदर आए और मुझे अपने कमरे में जाने का कहा। उसके बाद अम्मी और अबू के लड़ने की आवाजें आती रही। मैं डरी सहमी अपने कमरे में बैठी रही। घंटे के बाद जब मुझे बाहर बुलाया तो वहां अम्मी नहीं थी। शायद वो जा चुकी थी। अबू ने मुझे प्यार किया और तसल्ली दी। अम्मी का पूछकर मैं रोने लगी। अबू ने बताया कि अब वो इस घर में नहीं आएंगी। उस दिन के बाद से मैं और अबू अकेले ही रहते हैं। अबू कहते हैं कि अम्मी ने उन पर अदालत में केस कर दिया है। अबू ने अम्मी के कुछ पैसे देने हैं जो उतारने के लिए वो रिक्शा चलाते रहते हैं। घर में कोई नहीं होता। अबू को अब किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो मुझे अक्सर अपने रिक्शे में ही बिठाए रखते हैं। कुछ दिन मैं चाची के घर रही, मगर अब अबू वहां भी नहीं जाने देते। शायद इसलिए कि वहां मेरे चचा साथ भाई रहते हैं। अबू चाहते हैं कि मैं हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहूं। मुझे भी घर में अकेले डर लगता है। अबू ज्यादातर खवातीन को ही रिक्शे में बिठाती हैं। मैं भी उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पर जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ और शाम को हम घर आ जाते हैं। जो औरत उस दिन तुमने देखी थी वो मेरी चाची ही थी। अबू अब किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते। उन्हें चुप लग गई है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अबू को तुम अच्छी लगती हो क्योंकि तुम्हारे अबू अच्छे हैं।
अगर तुम अपने अब्बू से बात करो तो मैं तुम्हारे घर आज आ सकती हूँ। उसने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं इतवार को बहुत बोर होती हूँ। अब्बू सारा दिन कमरे से नहीं निकलते, सुबह सुबह घर का काम करके मैं अक्सर फारिग रहती हूँ। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अंकल वापस आ गए। उनके आते ही अस्मा चुप होकर बैठ गई। मैंने भी उसकी मजबूरी को समझते हुए चुप साध ली। अब्बू से मैंने अस्मा के बारे में बात की तो वो बोले, बेटा ये उनके घर का ज़ाती मामला है, बेहतर है कि तुम इस बात से दूर ही रहो, और वैसे भी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब्बू की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उनसे बहस नहीं कर सकती थी, मगर मैं अस्मा के लिए अक्सर घर से कुछ ना कुछ पका कर ले जाती हूँ। उसे कहानियों की किताबें भी देती हूँ ताकि उसका दिल लगा रहे। अंकल मुझे कुछ नहीं कहते, वो भी मेरे रख रखाव से मुतासिर है। मैंने कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की कि मेरी सोहबत उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छी ना लगे। अब हम अक्सर रिक्शे में बातें करते हुए आते हैं। अल्लाह अस्मा के नसीब अच्छे करे और उसके सारे ख्वाब पूरे करे, आमीन।